हमारे पास कक्षा 11वीं के भूगोल के नोट्स के रूप में एक बेहद दिलचस्प पीडीएफ है जो भारत की प्राकृतिक वनस्पति के पीछे के विज्ञान को पूरी तरह से खोलती है। तो आज का हमारा मिशन साफ है। हम इस पीडीएफ के हर एक पेज, हर एक लाइन और हर एक हेडिंग को बिल्कुल उसी क्रम में पढ़ेंगे जैसे क्लासरूम में नोट्स पढ़े जाते हैं। हाँ, कुछ भी छूटेगा नहीं। बिल्कुल। ओके, चलिए इसे डिकोड करते हैं और समझते हैं कि प्रकृति अपना संतुलन खुद कैसे तय करती है। ये वाकई एक बहुत ही शानदार यात्रा होने वाली है। यहाँ जो बात सबसे अधिक आकर्षित करती है वो ये है कि वनस्पति केवल पेड़ पौधों का समूह नहीं है। तो फिर क्या है? ये किसी भी जगह की मिट्टी और मौसम का एक जीवित आईना है। नोट्स की शुरुआत में ही एक बहुत ही बुनियादी अंतर समझाया गया है, प्राकृतिक वनस्पति और मानव रोपित वनस्पति के बीच का अंतर। हाँ, पीडीएफ की पहली हेडिंग यही है, भारत प्राकृतिक वनस्पति क्लास 11 ज्योग्राफी। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है, एक तरफ एक ऐसा जंगल है जो अपनी मर्जी से बेतरतीब ढंग से उगाया है, और दूसरी तरफ एक ऐसा बाग है जहाँ पेड़ों को एकदम सीधी कतारों में इंसान की देखरेख में लगाया गया है। तो मैं यहाँ से लाइन बिल्कुल शब्दशः पढ़ती हूँ। प्राकृतिक वनस्पति वो है जो लंबे समय तक बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के, यानी बिना इंसान की मदद के उगती है। ये मिट्टी और जलवायु के अनुसार खुद को ढाल लेती है। मतलब अगर हम इसे आसान भाषा में समझें तो प्रकृति अपना चुनाव खुद करती है। जहां इंसान खाद या पानी लेकर नहीं जाता, वहां उस इलाके की बारिश और तापमान ये तय करते हैं कि कौन सा बीज उगेगा। सही कहा। इसे मानव रोपित वनस्पति यानी खेतों या बगीचों से अलग समझना जरूरी है, क्योंकि जंगल किसी योजना से नहीं बनते। बिल्कुल, वो तो अस्तित्व बचाने की एक लंबी जद्दोजहद के बाद खड़े होते हैं। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? मिट्टी और जलवायु का यह अंतर पूरे भारत में क्या प्रभाव डालता है? यही तो महत्वपूर्ण तथ्य बॉक्स में लिखा है। हाँ, मैं पढ़ती हूँ। चूंकि पूरे भारत में जलवायु और मिट्टी में जबरदस्त अंतर है, इसलिए यहाँ पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति भी एक सिरे से दूसरे सिरे तक पूरी तरह बदल जाती है। यही विविधता तो हमारे भूगोल की सबसे बड़ी ताकत है। अब हम पीडीएफ की दूसरी स्लाइड पर आते हैं। हेडिंग है भारतीय वनों के प्रकार एक नजर में। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है भारत का एक नक्शा और एक फ्लो चार्ट। हाँ, जिसमें 5 शाखाएं हैं। मैं लाइन बाय लाइन नाम पढ़ती हूँ। पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा पर्णपाती वन, तीसरा कांटेदार वन, चौथा पर्वतीय वन और 5वां वेलांचली व अनूप वन। और यहाँ एक नोट बॉक्स भी है जो बताता है कि ये बंटवारा मुख्य रूप से वर्षा, तापमान और मिट्टी के आधार पर है। चलिए अब इन 5 की दुनिया में चलते हैं। स्लाइड 3 की हेडिंग है 1 पॉइंट उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन। ये वो जगह है जहां पानी की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल। डेटा कहता है वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक और तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक। क्षेत्र है पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी पहाड़ियां और अंडमान निकोबार। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक बहुत ही घना जंगल जहां पेड़ों की छतरी ने पूरा आसमान ढका हुआ है। ये वो क्षेत्र है जहां प्रकृति अपनी पूरी ताकत के साथ पनपती है। पेड़ों की लंबाई 60 मीटर तक बताई गई है और मुख्य पेड़ हैं रोसवुड, महोगनी, एनी और एबनी। इतनी ऊंचाई क्यों होती है इनकी? क्योंकि घने जंगलों में हर पेड़ को सूरज की रोशनी चाहिए होती है। तो रोशनी पाने की इस होड़ में पेड़ तेजी से आसमान की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा। और इनकी खासियत यह है कि ये पूरे साल हरे भरे दिखते हैं। पीडीएफ स्पष्ट करता है कि इनके पत्ते झड़ने का कोई एक निश्चित समय नहीं होता। हाँ, जब पानी की कोई कमी ही नहीं है तो पेड़ों को अपने पत्ते गिराकर पानी बचाने की कोई जरूरत महसूस नहीं होती। हाँ। एक के पत्ते झड़ते हैं तो दूसरे के उगाते हैं। ये हिस्सा सच में बहुत दिलचस्प है। इसी स्लाइड में एक अंग्रेजों के प्रभाव वाला बॉक्स है। मैं पढ़ती हूँ। अंग्रेजों ने गढ़वाल और कुमाऊं में ओक के पेड़ों को हटाकर चीड़ यानी पाइन के पेड़ लगाए। यह एक बहुत ही विचारणीय बिंदु है। पर उन्होंने ऐसा क्यों किया? ओक की जगह चीड़ क्यों? दरअसल ये मानवीय जरूरत और पर्यावरण के टकराव को दर्शाता है। ब्रिटिश काल में रेलवे का तेजी से विस्तार हो रहा था। अच्छा, पटरियों के लिए? बिल्कुल। पटरियों के नीचे लकड़ी के स्लीपर्स बिछाने के लिए मजबूत लकड़ी चाहिए थी। ओक का पेड़ मिट्टी और पानी को बांध कर रखता था, जो पर्यावरण के लिए उत्तम था।
लेकिन चीड़ की लकड़ी अंग्रेजों की व्यावसायिक जरूरतों के लिए ज्यादा मुनाफे वाली थी। मतलब उन्होंने एक स्वस्थ जंगल को लकड़ी के कारखाने में बदल दिया। हाँ, व्यावसायिक लाभ के लिए। ये दिखाता है कि एक गलत फैसला कैसे पूरी प्राकृतिक पहचान बदल सकता है। खैर, अब स्लाइड 4 पर आते हैं। हेडिंग है 2 पॉइंट उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जिन्हें मानसून वन भी कहते हैं। और ये समझना जरूरी है कि भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर यही वन पाए जाते हैं। यहाँ चित्र में दिखाया गया है पतझड़ के मौसम का एक पेड़ जिसके पत्ते भूरे होकर गिर रहे हैं। इनका व्यवहार सदाबहार वनों से एकदम अलग होता है। हाँ, पीडीएस के अनुसार इन्हें 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला आर्द्रपर्णपाती, जहाँ वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। यहाँ सागवान, साल, शीशम और चंदन मिलते हैं। और दूसरा शमे से वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन कहते हैं। पत्तों के जरिए पानी भाप बनकर उड़ता है। तो जब जमीन में पानी कम होता है तो पेड़ पत्ते गिरा देते हैं। एकदम सही। पेड़ समझ जाते हैं कि अगर पत्ते लगे रहे तो सारा पानी उड़ जाएगा, इसलिए अस्तित्व बचाने के लिए वे खुद पत्ते गिरा देते हैं। ये प्रकृति का बेहतरीन अर्थशास्त्र है। अनुकूलन की यही शक्ति हमें अगली स्लाइड में दिखती है। स्लाइड 5, हेडिंग है 3 पॉइंट उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। ये वो इलाका है जहां 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। हाँ, डेटा के अनुसार क्षेत्र है पंजाब, राजस्थान, गुजरात और प्रजातियां हैं बबूल, बेर, खजूर और नीम। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक रेगिस्तानी पौधा जिसकी जड़ें जमीन के बहुत नीचे तक जा रही हैं और ऊपर केवल कांटेदार झाड़ियां हैं। पीडीएफ में फैक्ट बॉक्स अनुकूलन के बारे में बात करता है। जड़ें इतनी गहरी क्यों होती हैं? कम पानी में जीवित रहने के लिए। पत्तियां कांटों में इसलिए बदल जाती हैं ताकि पानी का उड़ना बिल्कुल शून्य हो जाए, और कांटे रेगिस्तान के जानवरों को भी पौधे खाने से रोकते हैं। और गहरी जड़ें जमीन के नीचे छिपी नमी को खोज लाती हैं। हाँ, जीवन हर हाल में रास्ता खोज ही लेता है। अब भूगोल बदलते हैं और पहाड़ों पर चलते हैं। स्लाइड 6, हेडिंग है 4 पॉइंट पर्वतीय वन और ब्रैकेट में है ऊंचाई के साथ बदलती वनस्पति। यहाँ वनस्पति अक्षांश से नहीं बल्कि समुद्र तल से ऊंचाई पर निर्भर करती है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक पहाड़ का ढलान जहाँ नीचे से ऊपर जाने पर पेड़ों का प्रकार बदल रहा है। मैं स्टेप 1 से 5 तक डेटा पढ़ती हूँ। हाँ बिल्कुल। तलहटी में पर्णपाती वन है, फिर 1000 से 2000 मीटर पर ओक और चेस्टनट वाले आर्द्र शीतोष्ण वन, 1500 मीटर पर चीड़ और देवदार, 3 से 4000 मीटर पर एल्पाइन वन जैसे सिल्वर फर और पाइन, और 4000 मीटर से ऊपर टुंड्रा वनस्पति जैसे काई और लाइकेन। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं पेड़ों का आकार शंकुधारी यानी कोन जैसा हो जाता है। ऐसा क्यों? ताकि जब बर्फ गिरे तो वो पत्तियों पर रुकने के बजाय फिसलकर नीचे गिर जाए, डालियां टूटने से बच जाएं। क्या बात है। इसी स्लाइड में एक शोला बॉक्स भी है। लिखा है नीलगिरी, अन्नामलाई और पालिने की पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को शोलास कहते हैं। दक्षिण भारत के पहाड़ों की एक बहुत बड़ी खासियत है। और एक बात, यहाँ गुज्जर, बकरवाल, गद्दी और भोटिया जैसी घुमक्कड़ जनजातियों का जिक्र है जो इन चारागाहों का उपयोग करती हैं। ये तो इंसानों और प्रकृति के तालमेल का जीता जागता उदाहरण है। वो कैसे? देखो, जब सर्दियों में चोटियों पर बर्फ जम जाती है तो ये जनजातियां पशुओं को लेकर घाटियों में आ जाती हैं और गर्मियों में बर्फ पिघलने पर वापस ऊपर लौट जाती हैं। एक नाजुक संतुलन। अच्छा, अब हम देश के तटीय किनारों की ओर चलते हैं। स्लाइड 7, हेडिंग है 5 पॉइंट विलांचली व अनूप वन यानी वेटलैंड्स एंड मैंग्रोव। मैंग्रोव की दुनिया। यहाँ चित्र में दिखाया गया है पानी में डूबी हुई मैंग्रोव पेड़ों की जड़ें जो एक जाल की तरह फैली हैं। हाँ, ये जड़ें अक्सर पानी के स्तर से ऊपर निकली रहती हैं ताकि सांस ले सकें। पीडीएफ का डेटा कहता है भारत में मैंग्रोव का क्षेत्रफल 6740 वर्ग किलोमीटर है, जो दुनिया के कुल मैंग्रोव का 7% है। और ये मुख्य रूप से सुंदरवन और अंडमान में मिलते हैं। बिल्कुल। और यहाँ आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड्स का भी जिक्र है। क्षेत्रफल 39 लाख हेक्टेयर। और इसी के साथ रामसर अधिवेशन बॉक्स को समझना जरूरी है। हाँ, मैं पढ़ती हूँ। चिल्का झील और केवलादेव नेशनल पार्क इसके उदाहरण है। ये अंतर्राष्ट्रीय महत्व का समझौता है। दलदली जमीन को अक्सर बेकार मान लिया जाता है, पर ये प्रकृति की किडनी की तरह काम करते हैं। पानी साफ करते हैं, बाढ़ रोकते हैं। तो इन्हें बचाने के लिए क्या हो रहा है?
यही हमारी स्लाइड 8 का विषय है, वन संरक्षण नीति, फॉरेस्ट कंजर्वेशन पॉलिसी, जो 1952 में लागू हुई थी और 1988 में संशोधित हुई। यहाँ चित्र में दिखाया गया है, बीच में 33% वन लगाने का लक्ष्य है और उसके चारों ओर 6 मुख्य उद्देश्य दिए गए हैं। 33% कोई छोटी बात नहीं है। मैं 6 बिंदु पढ़ती हूँ। पर्यावरण संतुलन, धरोहर संरक्षण, मृदा अपरदन रोकना, सामाजिक वानिकी, ग्रामीण जरूरतें और जन आंदोलन। अगर हम इसे आसान भाषा में डिकोड करें तो सरकार जानती है कि सिर्फ बाड़ लगाकर जंगल नहीं बच सकते। सही कहा। जो स्थानीय लोग जंगल पर निर्भर हैं, उन्हें ईंधन और चारा चाहिए। इसलिए जन आंदोलन बनाना और महिलाओं को पेड़ लगाने की मुहिम से जोड़ना सबसे जरूरी था। और इसी जन भागीदारी से जुड़ती है हमारी स्लाइड 9। हेडिंग है सामाजिक वानिकी या सोशल फॉरेस्ट्री, मतलब खाली जमीन पर पेड़ लगाना। यहाँ चित्र में दिखाया गया है 3 अलग-अलग दृश्य, एक शहर की सड़क, एक गांव का खेत और एक व्यावसायिक कृषि भूमि। ये इसके 3 हिस्से हैं। हाँ, लाइन बाय लाइन पढ़ती हूँ। पहला है शहरी वानिकी, यानी शहरों की सड़कों और पार्कों में हरियाली। दूसरा है ग्रामीण वानिकी, जिसमें कृषि और समुदाय वानिकी शामिल है, जहां गांव वाले मिलकर सार्वजनिक जगहों पर पेड़ लगाते हैं। और तीसरा है फार्म वानिकी, जहां किसान अपनी निजी जमीन की मेड़ों पर व्यावसायिक पेड़ लगाते हैं। वन विभाग इसके लिए मुफ्त पौधे भी देता है। ये तो पर्यावरण और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए जीत है, किसान को आमदनी और देश को जंगल। पर स्लाइड 10 की तस्वीर थोड़ी डरावनी है। हेडिंग है वन्य प्राणी संकट और पतन के कारण। ये गंभीर मुद्दा है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है, बीच में एक संकट का चेतावनी बोर्ड है और चारों ओर से तीर पतन के कारणों की ओर इशारा कर रहे हैं। भारत में विश्व की लगभग 4 से 5% जैव विविधता है, लेकिन आज कई प्रजातियां खतरे में हैं। मैं ये 6 कारण क्रम से पढ़ती हूँ। पहला, औद्योगिक विकास, जहाँ जंगलों की कटाई हो रही है। दूसरा, कृषि विस्तार। तीसरा, स्थानीय दबाव, यानी चारे और ईंधन के लिए पेड़ काटना। चौथा, पशुचारण। पांचवां, अवैध शिकार। और छठा, जंगल की आग। अगर हम इसे बड़े चित्र से जोड़ें तो यह असल में हैबिटेट लॉस या आवास के छिन जाने का संकट है। मतलब जानवरों का घर छिन रहा है। बिल्कुल। इंसान लगातार जंगलों के अंदर घुस रहा है। घर ही नहीं बचेगा तो जानवर जिंदा कैसे रहेगा? इसी संकट का समाधान स्लाइड 11 में है। हेडिंग है वन्य प्राणी संरक्षण एफर्ट्स। जहां कानूनी कदम उठाए गए। मैं डेटा पढ़ती हूँ। वन्य प्राणी अधिनियम 1972, भारत में 103 नेशनल पार्क और 563 अभयारण्य हैं। और यहाँ प्रोजेक्ट टाइगर सबसे बड़ी सफलता है। हाँ, चित्र में दिखाया गया है हाथियों का एक झुंड पानी में, और डेटा हाईलाइट बॉक्स में लिखा है प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ, आज 50 रिजर्व हैं और 2020 के अनुसार भारत में 2967 बाघ हैं, जो विश्व का 70% है। ये सच में एक बड़ी उपलब्धि है। एलिफेंट और मगरमच्छ प्रोजेक्ट भी इसी का हिस्सा हैं। अब आते हैं स्लाइड 12 और 13 पर। यह एक नया कॉन्सेप्ट है, जीव मंडल निश्चय, यानी बायोस्फीयर रिजर्व। ये यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर यानी MAB प्रोग्राम का हिस्सा है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है 3 गोलों का मेल, जो संरक्षण, विकास और व्यवस्था को जोड़ता है। देखो, ये नेशनल पार्क से बहुत अलग है। कैसे? नेशनल पार्क में अक्सर इंसानों का जाना मना होता है, लेकिन एक्टिविटी बॉक्स बताता है कि जीव मंडल निश्चय सिर्फ जानवरों के लिए नहीं है, बल्कि इंसानों के विकास के लिए भी है। जो आदिवासी सदियों से वहां रह रहे हैं, उन्हें बाहर निकालना सही नहीं है। मतलब इंसान और प्रकृति एक साथ रह सके, बिल्कुल, बिना एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए। स्लाइड 13 में इनका डेटा है। भारत के महत्वपूर्ण जीव मंडल निश्चय कुल संख्या 18 है और यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त 12 हैं। ये सूची हमारी विविधता का जश्न मनाती है। मैं कुछ नाम नक्शे के अनुसार पढ़ती हूँ। नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी, पन्ना, कंचनजंगा, ये सभी 12 बहुत महत्वपूर्ण हैं। और परीक्षा के नजरिए से भी। हाँ, और परीक्षा की बात आई तो हम स्लाइड 14 पर पहुंच गए हैं, एग्जाम फैक्ट बॉक्स। इसे त्वरित रिवीजन की तरह देखते हैं। बिल्कुल, शुरू करें। रामसर अधिवेशन, अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण, शोलास वन, नीलगिरी के शीतोष्ण कटिबंधीय वन, वनों का लक्ष्य 33% भूभाग पर, मैंग्रोव का प्रतिशत विश्व का 7%, और प्रोजेक्ट टाइगर, विश्व के 70% बाघ हमारे पास है। एकदम सही।
और अब हमारी आखिरी स्लाइड 15 मास्टर रिवीजन मैट्रिक्स बनों के प्रकार। पूरे अध्याय का निचोड़। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक टेबल जिसमें वन का प्रकार, वार्षिक वर्षा, मुख्य क्षेत्र और प्रमुख पेड़ों का सारांश है। मैं बाईं से दाईं ओर पढ़ती हूँ। ठीक है। सदाबहार वन 200 सेंटीमीटर से अधिक, पश्चिमी घाट रोजवुड। पर्णपाती वन 70 से 200 सेंटीमीटर, मानसून क्षेत्र सागवान। कांटेदार वन 50 सेंटीमीटर से कम, राजस्थान बबूल। पर्वतीय वन ऊंचाई पर निर्भर, हिमालय चीड़ और देवदार। मतलब बारिश का हर 1 सेंटीमीटर तय करता है कि जमीन पर कांटे उगेंगे या 60 मीटर ऊंचे पेड़। बिल्कुल। और अंत में पीडीएफ की आखिरी लाइन पढ़ती हूँ। पीडीएफ नोट्स के लिए व्हाट्सएप नंबर 7739541921। तो आज हमने इस पीडीएफ के हर पन्ने को एक क्लासरूम की तरह समझा। क्लास 12 तक पूरी तरह उपलब्ध है। आप इन सभी पीडीएफ नोट्स का प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं और ये सभी सामग्री बहुत ही कम कीमत में प्रदान की जा रही है। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि लगभग सभी प्रतियोगी और स्कूल स्तर की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न एनसीईआरटी से ही आते हैं, इसलिए यह सामग्री आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। अगर आप ये एनसीईआरटी साइंस पीडीएफ लेना चाहते हैं तो अभी हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। व्हाट्सएप नंबर 7739541921। आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए हम हमेशा आपके साथ हैं। दोस्तों, हमारे पास एनसीईआरटी की साइंस की नोट्स क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक पूरी तरह उपलब्ध है। आप इन सभी पीडीएफ नोट्स का प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं और यह सभी सामग्री बहुत ही कम कीमत में प्रदान की जा रही है। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि लगभग सभी प्रतियोगी और स्कूल स्तर की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न एनसीईआरटी से ही आते हैं, इसलिए यह सामग्री आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। अगर आप ये एनसीईआरटी साइंस पीडीएफ लेना चाहते हैं तो अभी हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। व्हाट्सएप नंबर 7739541921। आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए हम हमेशा आपके साथ हैं।